हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैक बेंचर क्लासेस। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर जो अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है यूट्यूब पे, फर्स्ट लेक्चर जो है वो टेक्स्ट बुक से जो मॉक मैंने एनालिसिस किया था, मॉक का एनालाइज करवाया था। जो फर्स्ट सीरीज थी, फर्स्ट लेक्चर था वीपीओ एग्ज़ाम के लिए, जो कि वीपीओ एग्ज़ाम जिसकी डेट 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल है। उसको टारगेट में रखते हुए मैंने जो अपलोड किया था लेक्चर, वो लेक्चर 1 था, जो कि मैंने कल ही अपलोड कर दिया है। और ये लेक्चर सेकंड होगा, ये लेक्चर सेकंड होगा। तो उसमें ये देख लीजिए, जो मैंने सिनॉप्सिस बनाए हैं वो एग्जैक्ट मॉक टेस्ट के ही, टेक्स्ट बुक में जो मॉक टेस्ट दिया गया था उसके बेस पे मैंने कुछ सिनॉप्सिस निकाले हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये है क्या चीज़। जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया था सेकंड, ये तो आपका लेक्चर हो जाएगा। और जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक के अप्रॉक्स 5 या 6, जो अप्रॉक्स 5 या फिर 6 मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस बेस्ट अप्रोच के वे से, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बेस्ट अप्रोच वे में करवाया है। आप इसको रीड करने के बाद, आप इसको यहाँ से एक बारी पढ़ने के बाद आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। फिर वो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो आते ही हैं, जो कि थ्योरी में कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, थ्योरी में कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछता है तब भी आपके यहाँ से हो जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड अगर पूछता है। और या फिर जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है वो तो आप इजीली कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आपका कंटेंट दिया है बहुत ही एक सॉलिड कंटेंट है। ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर वन लाइनर होंगे तो यहाँ से वो भी क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर पाओगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो मैंने सिनॉप्सिस बनाए हुए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरह से विजिबल हो रहे होंगे। करना क्या है, हम लोग को सेक्शन सीधे रीड करते चले जाना है, बाकी जो भी समझाने वाला प्रोसेस होगा वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप कि आपको भी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहले तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें विजिबल हों। ठीक है, अब ये जो इस तरह से थ्योरी दे रखी है, ये थ्योरी एक्चुअली मॉक टेस्ट जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसी के एनालिसिस किया गया है। फिर मैंने बेस्ट पॉसिबल जो कि एग्ज़ाम में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसी के बेस पे थ्योरी तैयार की है, जिसको हम लोग सिनॉप्सिस भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से कुछ थ्योरी डिज़ाइन की गई है कि पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि पैट अगर क्लियर किया है यानी कुछ तो पोटेंशियल रहा ही होगा आप में। तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, तो पंचायत का चुनाव करवाना। और सेकंड, अगर इसको ट्विस्ट करके पूछता है तो क्वेश्चन ऐसे अपग्रेड कर सकता है कि पंचायत चुनाव कौन कराता है, तो वो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। फिर पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना पंचायत इसका काम होता है। और 5 साल के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग क्या काम करता है, राज्य वित्त आयोग का काम होता है कि हर 5 साल में पंचायत की क्या फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, पंचायत की ये जो शॉर्ट फॉर्म में प लिखा हुआ है, इसका मतलब है पंचायत की क्या एट द टाइम फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो उसके बारे में ये जानकारी लेता है। फिर उसके बाद है पंचायत भंग करने का, पंचायत को डिसॉल्व करने का राइट किसके पास होता है, तो वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ क्या हैं इंडिया में, उसके बेस पे ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। और क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि भारत में पंचायती राज के दी गई शक्तियों में से कौन सी नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन नेगेटिव को बेस पे टारगेट करते हुए पूछता है, क्योंकि हम लोग को तीनों अगर स्टेटमेंट याद होते हैं तभी ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और कभी कभी जो एकदम रट के चले जाते हैं ना, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट हो जाते हैं।
कि उन्होंने ये जैसे देखा कि गरीबी उन्मूलन, तो उनको लगता है टारगेट पूछा गया है पंचायती राज संस्थाओं का, तो वो लोग इसको टिक कर देते हैं, बल्कि ये आंसर वहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उसने निगेटिव क्वेश्चन को टारगेट किया था, है ना। तो ये आंसर उसका नहीं होगा। फिर तो वो नेगेटिव को पूछ रहा तो पॉजिटिव वाले तो हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा करना भी नहीं होगा और भूमि के सुधार का कार्यान्वयन भी नहीं होगा। और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तब आप इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से पिकअप कर सकते हो। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, पहली क्या हो जाएगा, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन करना, दूसरा है गरीबी उन्मूलन करना और तीसरा कौन सा है, न्यायिक समीक्षा करना। पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन की टेंडेंसी क्या है, एग्जाम हॉल में आपको केयरफुली रीड करके ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ये तीन उसके शक्तियाँ हो गई। भूमि सुधारों का कार्यान्वयन करना, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन करना, गरीबी उन्मूलन और न्यायिक समीक्षा करना। फिर इसके बाद आ जाता है ग्राम सभा केवल ग्राम सभा द्वारा ही भंग की जा सकती है। ग्राम सभा को डिसॉल्व करने का राइट किसके पास है, तो वो सिर्फ ग्राम सभा के ही पास है। ग्राम सभा को डिसॉल्व करने का राइट जो है वो किसके पास है, सिर्फ ग्राम सभा के ही पास है। अब ये क्वेश्चन एक है एक्शन सॉफ्ट। एक्शन सॉफ्ट क्या होता है, इस पर्सपेक्टिव में आंसर देना है। तो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखना। एक्शन सॉफ्ट का काम क्या होता है, जितने भी पंचायती राज संस्थान हैं, जितने भी पंचायती राज संस्थान हैं, एक्शन सॉफ्ट का काम क्या होता है, जो पंचायती राज संस्थान है उनकी फिजिकल यानी भौतिक, उनकी फिजिकल पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए काम के भौतिक यानी फिजिकल और फाइनेंशियल कंडीशन के पर नज़र रखता है। कौन, एक्शन सॉफ्ट। एक एक्शन सॉफ्ट होता है, एक एम सॉफ्ट होता है, वो अभी आगे जब आएगा तो उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो एक्शन सॉफ्ट के बारे में पूछा है, इसका काम क्या होता है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो भी वर्क किए गए हैं उनकी भौतिक और वित्तीय स्थिति कैसी है उसके ऊपर ये इंस्पेक्शन का काम करता है, उसके ऊपर ये नज़र रखता है कि कैसी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है। पंचायती राज संस्थाओं ने जो भी वर्क इम्प्लीमेंट किया है उसमें फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट में बजट है या फिर नहीं है, तो इसकी कौन समीक्षा करता है, इस पर नज़र कौन रखता है, एक्शन सॉफ्ट रखता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है पंचायत की सभी सीटों पर ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ये देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो पंचायत की सीटों पर ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, उसमें से मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जब उसके चेयरमैन का, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पंचायत के चेयरमैन यानी अध्यक्ष के पद के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में किए जाते हैं। वो कैसे किए जाते हैं, इनडायरेक्ट वे में किए जाते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि इनडायरेक्ट वे में कैसे होता है, जब ग्राम पंचायतों के सदस्य डायरेक्टली इलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब वही ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं वो लोग क्या करते हैं, चेयरमैन को इलेक्ट कर लेते हैं। ग्राम पंचायत के मेंबर इलेक्ट करते हैं, इसलिए वहाँ की जो पब्लिक होती है, जो वहाँ के सिटीजन होते हैं, जो वहाँ, उनका कोई रोल नहीं होता है इसमें, क्योंकि इनको इलेक्ट करने का राइट किसके पास होता है, तो वो जो आपने ग्राम पंचायत के मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो मेंबर इलेक्ट किए थे उनके द्वारा कर लिया जाता है, चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट वे में इसका किया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जो अगर मेंबर की बात करेगा तो मेंबर को इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट किया जाता है। मेंबर की बात कर रहा है तो मेंबर को प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट वे में इलेक्ट किया जाता है। और अगर चेयरमैन की बात करेगा, चेयरमैन की बात करता है तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। तो चेयरमैन को जो है वो इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, चाहे वो मध्यवर्ती स्तर पर हो या फिर
जैसा कि इसमें थ्योरी में दे रखा है, मध्यवर्ती स्तर पर, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर। अगर मेंबर की बात हो रही है तो वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, और अगर चेयरमैन की बात हो रही है तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरी का सेक्शन जो है वो, अच्छा, जो चुनाव लड़ने की वो एज होती है, तो मिनिमम एज चुनाव लड़ने की कितनी है? 21 ईयर बताई गई है। चुनाव लड़ने की मिनिमम एज बताई गई है 21 ईयर, और हर 6 माह के अंदर अगेन इलेक्शन किए जाने का प्रावधान है। इसका क्या मतलब है कि अगर चुनाव करवाए गए हैं तो हर 6 माह के भीतर फिर से दोबारा से इलेक्शन कराए जाने के प्रोसेस कब हो सकता है? जब कोई इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि अगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और किसी कारण से उसको हटाने का प्रोसीजर आ जाता है या फिर हटा दिया गया है, किसी कारणवश अगर अध्यक्ष को हटा दिया गया है, तो उस कंडीशन में 6 माह के अंदर फिर से चुनाव होने का प्रावधान है। कितने टाइम के अंदर? 6 माह के अंदर फिर से चुनाव होने का प्रावधान है। अगर किसी कारणवश जो इलेक्शन कमीशन सॉरी पंचायत के जो अध्यक्ष का को हटा दिया जाता है किसी कारण से, तो उसमें 6 माह के अंदर फिर से इलेक्शन करवाने का प्रावधान दिया गया है। फिर इसके बाद है, पंचायती राज को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने, पीएम मतलब प्रधानमंत्री ने, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ग्रामीण स्वशासन अभियान के नाम से भी जानते हैं, जो कि चलाया था। किसको सशक्त करने के लिए? क्वेश्चन इस तरह के से इसका बनाया जा सकता है कि ग्रामीण स्वशासन अभियान का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, किसका? ग्रामीण स्वशासन अभियान का। तो पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए इसको चलाया गया था, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए। और ये किसने चलाया था? तो प्रधानमंत्री ने चलाया था। और इसका पूर्व नाम क्या था? पूर्व में इसको बोलते थे ग्राम उदय से, यानी गांव के उदय से ही भारत का उदय होता है। तो इसका फिर बाद में इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया, तो इसका नाम रखा गया कि ग्रामीण स्वशासन अभियान चलाया गया था पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए। फिर नेक्स्ट है रहा है कि पंचायती राज प्रणाली किन किन स्टेट में नहीं है। तो पंचायती राज प्रणाली किन किन स्टेट में नहीं है, इसके स्टेट और यूटीज़ में नहीं है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, पंचायती राज प्रणाली किन किन स्टेट में नहीं है। पंचायती राज प्रणाली या फिर संस्थान, पंचायती राज संस्थान किन किन स्टेट में है, तो आप इसको याद कर सकते हो, न मेमी, न मेमी दिल, या फिर मोमिन दिल आप याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मेमिन दिल भी कर सकते हो इसको। मेमिन, वेट, मेमिन दिल। यहाँ पे जो मे फॉर क्या है? मेघालय हो जाएगा आपका, और इस वाले में से हो जाएगा मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। और जो ना से है वो आपका नागालैंड, नागालैंड हो जाएगा। और दिल से तो आपको पता ही है क्या? दिल्ली हो जाएगा। तो इस यूटी में और इन स्टेट्स में क्या नहीं है? पंचायती राज का प्रावधान नहीं है, पंचायती राज संस्थान यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यही लिखा है नागालैंड, मैंने शॉर्ट में इसको लिखा है क्योंकि सिनॉप्सिस ऐसे ही बनाए जाते हैं ताकि आप उसको क्विक वे में रिवीजन कर पाओ। पंचायती राज संस्थान कहाँ कहाँ नहीं है? तो नागालैंड में, मे से मेघालय में, और छोटी ई की जिसमें मात्रा वहाँ पे लगी उसका मतलब है मिजोरम, जो कि मैंने अभी आपको स्लाइड पे समझाया भी है। और एक यूटी दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में है। फिर कह रहा है कि त्रिपुरा को पंचायती राज प्रावधान का दर्जा, पंचायती राज संस्थान का दर्जा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में पहली बार दिया गया था। किसको? त्रिपुरा को दिया गया था पंचायती राज संस्थान का
दर्जा किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था, तो 73 अमेंडमेंट, और ईयर कौन सा था, वो 1993। ठीक है, तो फिर इसके बाद चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर दूं मैं आपको, ये लीजिए। आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल को, डेट आ सकती है कि कब से पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस को कब से मनाया जाता है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है। तो 24 अप्रैल से। और किसने बोला था ये सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो थे आपके मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस घोषित किया था, जिसका उद्देश्य क्या है, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्या है कि माओवादी खतरों से इसका बचाव हो सकेगा और विकास प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी जुड़े, ताकि स्थानीय लोग जितना भी पार्टिसिपेट करेंगे विकास की प्रक्रिया उतनी ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा डेवलप होगी। किसी भी किसी भी पावर को डिसेंट्रलाइज करना, किसी भी सेक्टर में पावर को डिसेंट्रलाइज करना उस देश की, उस लोकल एरिया की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन की भागीदारी होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या था, विकास प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया था पंचायती राज को, ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन उसमें क्या कर पाए, जो लोकल एरिया की पब्लिक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए और अपनी प्रॉब्लम्स को चेयरमैन या फिर जो भी वहाँ का मुखिया है उसके सामने रख पाएँ। ठीक है, फिर क्या, ये देखिए गठन की बात कर रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन पे हमें किस तरह की पंचायत का गठन करना चाहिए, या कितनी पॉपुलेशन के बेस पे हम लोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन करते हैं। ये 3 स्टेटमेंट हैं। तो 1000 से अधिक अगर पॉपुलेशन है तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत। 5000 के का मतलब यहाँ पे 1000 से मैंने लिया है, और 5000 से अधिक है तो वहाँ पे जनपद पंचायत होगी। इसी तरह से अगर 50,000 से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ पे जिला पंचायत होगी। चलिए एक बार मैं इसको आपको स्लाइड से समझा देता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है जनपद पंचायत, यहाँ पे बात हुई, सॉरी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर आता है जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, और फिर आता है जिला पंचायत आपका, जिला पंचायत। इनका गठन पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन होने पे इनका गठन किया जाता है, तो अगर मोर देन 1000 है तो आपका क्या बन जाएगा, के का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताए रखा है, क्या है, 1000। तो अगर मोर देन 1000 है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत होगी। और अगर जनपद पंचायत कंडीशन कब होगी, जब वहाँ की पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा होगी। और जिला पंचायत का गठन कब किया जाता है, जब वहाँ पे पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से वही स्लाइड में आपको दे रखा है कि ग्राम पंचायत का गठन होता है अगर 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है। जनपद पंचायत का कंडीशन कब रहती है, जब 5000 से अधिक की पॉपुलेशन है। और जिला पंचायत, जैसा कि स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, 50,000 से अधिक पॉपुलेशन होने पर जिला पंचायत का गठन किया जाता है। फिर कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उसमें दे रखा है, टेक्स्ट बुक की सीरीज में कई बार क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ग्राम स्वराज योजना, एक तो इसका ईयर पूछा था, ग्राम स्वराज योजना, जिसको हम लोग ग्राम स्वराज योजना किस ईयर में, तो 2001 में ये स्टार्ट की गई थी और मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। 2001 में ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। आप इसको एज इट इज़ क्वेश्चन को रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत योजना, सॉरी, ग्राम स्वराज योजना, जो कि मैंने बताया भी आपको स्लाइड में, ग्राम स्वराज योजना, इसका पर्पस मध्य प्रदेश में लागू की गई थी 2001 में। ठीक है, इसका ईयर भी याद रखना। मध्य प्रदेश में वुमेन को पंचायती राज संस्थान, पीआरआई को हम लोग क्या बोलते हैं, पीआरआई को मैंने पंचायती राज इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, जिसको मैंने शॉर्ट में पीआरआई लिखा हुआ है, पीआरआई दिया है। ठीक है, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। मैं जितना भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उसी पर्पज से मैंने क्या किया, जहाँ भी मुझे लगेगी आपकी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो मैं वहाँ पे
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा तो उसको थोड़ा एक्सपेंड वे में बता दूं। जैसे कि अगर शॉर्ट फॉर्म है तो शायद आपको प्रॉब्लम हो। PRI क्या है, तो पंचायती राज संस्थान है। तो इस तरह से अब जो क्या यहाँ तक हो गया था अपना। अच्छा, पंचायती राज संस्थाओं को मध्य प्रदेश में कितना महिलाओं को आरक्षण दिया है। पंचायती राज संस्थाओं ने मध्य प्रदेश में वुमेन्स के लिए 50% रिजर्वेशन भी दे रखा है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, क्वेश्चन ये डायरेक्ट आता है। ग्राम पंचायत का मुखिया तो वो होता है आपका सरपंच। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन हो जाएगा, वो सरपंच हो जाएगा। फिर 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे दिया। 92 ने एक नया भाग 9th शेड्यूल जोड़ा, ने एक नया भाग देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 ने 73वें संविधान संशोधन 1992 ने एक नया भाग 9th जोड़ा। कौन सा भाग जोड़ा था, 9th। इसमें 9th में आर्टिकल कितने थे, 16 आर्टिकल थे और 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई थी। जो 9th भाग जोड़ा गया था, क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, उसमें टोटल कितने आर्टिकल थे, तो 16 आर्टिकल थे। टोटल कितने आर्टिकल थे, 16, और 11वीं अनुसूची भी उसी के थ्रू शामिल की गई थी। पंचायती राज समिति कार्यकारी निकाय है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जिला परिषद या फिर जिला पंचायत किसको बोलते हैं, जिला परिषद, जिला पंचायत या फिर पंचायत समिति में से कार्यकारी निकाय कौन सा है, कार्यकारी निकाय कौन सा है। तो इसको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। पंचायत समिति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पंचायत समिति को बोलते हैं कार्यकारी निकाय। फिर जिला परिषद या जिला पंचायत को हम लोग बोलते हैं सलाहकारी यानी एडवाइजरी काउंसिल। समन्वय और पर्यवेक्षी निकाय होना चाहिए। कौन कौन होते हैं, समन्वय और पर्यवेक्षी निकाय, सलाहकारी निकाय, वो होता है जिला परिषद और जिला पंचायत। अब ये इसको हटा दीजिए यहाँ से, कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत, जो ये कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैं इंग्लिश में सोच रहा था लिख लूँ, इसको मैंने यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। किसके सभी व्यक्ति शामिल होते हैं, एक गांव के मतदाता सूची में ग्राम सभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। किसके मेंबर शामिल होते हैं, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में एक गांव के मतदाता सूची में ग्राम सभा के सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। फिर पूछता है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति क्या है। अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिभाषा पूछ लेता है। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति वो होती हैं, इसके तहत जो तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं कस्बे होते हैं, तेजी से जिनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा होता है, किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसके तहत तेजी से विकसित हो रहे कस्बों के लिए अधिसूचित क्षेत्र समितियों का गठन किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समितियों का गठन किया जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अधिसूचित क्षेत्र समितियां क्या होती हैं, इसके तहत तेजी से विकसित हो रहे कस्बों के लिए, जो ऐसे कस्बे क्या होते हैं, वो गांव के जो पैरामीटर नॉर्म्स होते हैं, पैरामीटर होते हैं, उनसे थोड़ी ऊपर की कंडीशन होती है और सिटी के पैरामीटर से थोड़े डाउन की कंडीशन होती है, तो उनको बोलते हैं हम लोग कस्बे। और इनके लिए क्या करते हैं, कस्बों के लिए अधिसूचित क्षेत्र समितियों का गठन किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्य किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्य जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो एक पेज वन साइड का भी आपका ये कंप्लीट हो गया है। फिर आपका इसी साइड का सेकेंड साइड है, इसी स्लाइड की सेकेंड साइड देखिए, इसी पेज पे ही मैंने दे रखी है। चलिए फिर ये भी आपका करवा देते हैं यहाँ से। ये बहुत ही एक, आई एम नॉट ब्लोइंग ट्रम्पेट बाय माई ओन माउथ, बट ये बहुत ही, जो मैंने स्लाइड डेडिकेट की हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है इसको बनाने में, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे एक पेज पे मैंने कितना सारा कंटेंट दे रखा है। और एक्सपेक्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको श्योर ही देखने को मिलेंगे। तो आपको भी शायद वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर करें वीडियो को। तो फर्स्ट पेज पे ही मैंने इतना कंटेंट दे रखा है। जैसा कि मैंने बताया, मैं अपने खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने फर्स्ट पेज, एक पेज में ही इतना कंटेंट दे रखा है। शायद आपको 200-300 जो पेज वाली बुक है उतना, उसमें भी इतना कंटेंट नहीं मिलेगा और आप एफिशिएंट वे में क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे एग्जाम में, अगर यहाँ से थ्योरी आप कवर करके जाते हैं
उसके बेस पे मैंने किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होंगी वो भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो अच्छा, ये आ गया सेकेंड स्लाइड में कि पंचायती राज संस्थाओं के ये जो FN दिया है, इसका मतलब मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, जैसा कि आपको पहले ही बता रखा है। FN का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन जो पंचायती राज संस्थाओं के कार्य हैं उनको बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन यानी उनके कार्य क्या है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा भी आपको नहीं होगा, जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पे मैं अच्छे से आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को FN लिखा है, जो कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? भूमि सुधारों का कार्यान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना, ये भी उसके फंक्शन है। किसके? भूमि सुधार का कार्यान्वयन करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना, मतलब मैं गरीबी को कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। और एक ये मैंने स्लाइड से थोड़ी इस साइड में लिख दी थी कि भूमि सुधार जो कार्यान्वयन है उसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं, जैसे जल, विद्युत, सामाजिक स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पेयजल और सड़कों का निर्माण तथा प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा इसी में शामिल है। किसमें? भूमि पंचायती राज संस्थान में यही जो उसके फंक्शन होते हैं उनमें ये चीज़ें आती हैं कि वो अच्छे से किसका डेवलपमेंट कर पाए, जल का व्यवस्था कर पाए, वाटर वाटर यानी जल की व्यवस्था कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, सामाजिक स्वच्छता जो कि साफ सफाई का ध्यान रखे ताकि हमारी हेल्थ अच्छे से ग्रो कर पाए, सड़कों का निर्माण, प्राथमिक और वयस्क शिक्षा का एजुकेशन का निर्माण कर पाए, अच्छे से वहाँ पे एजुकेशन की जो है प्रोवाइड की जाए सबको। लेकिन इसमें एक सेक्टर ये नहीं आता है और क्वेश्चन में यही दे रखा होता है, पंचायती राज संस्थान के कार्यों में कौन सा नहीं है। तो अग्निशमन वाला कार्य ये लोग नहीं करते हैं, पंचायती राज संस्थान के कार्यों में अग्निशमन वाला कार्य नहीं आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो कार्य हैं वो सभी पंचायती राज संस्थान ही करती है और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना इसका मेन काम होता है, ठीक है। फिर यहाँ से आ रहा है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होती है। ये आपको इसका सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि मध्यवर्ती स्तर पर कौन होता है? जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति। इसका दूसरा नाम होता है जनपद पंचायत, और इसे दो और नाम से भी जानते हैं पंचायत समिति को, जो मैं स्लाइड पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इनका ऑर्डर पूछता है। तो पंचायत समिति को हम लोग कई नामों से जानते हैं। पंचायत पंचायत समिति को हम लोग ब्लॉक पंचायत समिति को हम लोग ब्लॉक पंचायत के नाम से भी जानते हैं, जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं, जनपद पंचायत के नाम से भी जानते हैं, ब्लॉक पंचायत, जनपद पंचायत, या फिर एक इसका नाम और होता है क्या? तालुका। ये तीनों इसी के नाम से दे सकते हैं। तो मध्यवर्ती स्तर की इसकी क्या होता है? ये मध्यवर्ती स्तर होता है पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर। तो ये इसके नाम दे रखे हैं, ठीक है। पंचायत समिति दिया होगा, ब्लॉक पंचायत, जनपद पंचायत या फिर तालुका, जो भी दे रखा हो, ये मध्यवर्ती स्तर होता है, ठीक है। तो यही पे इसी पे क्वेश्चन दे रखा होगा कि मध्यवर्ती स्तर कौन सा है, तो पंचायत समिति हो जाएगा। अगर दिया होगा ऑप्शन में ब्लॉक पंचायत या फिर तालुका हो सकती है, ठीक है। पंचायती राज शासन की क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना को 2022 से 26 तक 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए स्कीम से तो क्वेश्चन, स्कीम तो 25 मार्क्स की आएंगी आपकी। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया कि पंचायती राज शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और उसकी ईयर कौन सी है? तो 4 वर्ष के लिए कौन से ईयर में बढ़ाया गया? 2022 से 26 के लिए 4 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद पंचायती राज प्रणाली में लोगों की भागीदारी का विचार 2 स्तरों तक विस्तारित किया जाता है। पंचायती राज संस्थान में लोगों की भागीदारी का विस्तार 2 स्तरों तक विस्तारित किया गया है, जिसमें पहला स्तर कौन सा है? तो वो जनपद पंचायत है, और जिसको हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं, जनपद पंचायत या
पंचायत समिति। इसके 2 स्तर भी होते हैं। इसके कितने स्तर तक विस्तारित किया गया है? तो 2 स्तरों पर विस्तारित किया गया है। तो पहला क्या है? पंचायत समिति या जनपद पंचायत, जिसे हम लोग तालुका पंचायत के नाम से या फिर ब्लॉक पंचायत के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया हुआ है। इसमें क्या होता है, पंचायत समिति या फिर जनपद पंचायत में क्या होता है, इसके तहत कई ग्राम पंचायतें इसके तहत कई ग्राम पंचायतें आती हैं। जनपद पंचायत के ऊपर कौन होता है? जिला पंचायत या फिर जिला परिषद होता है, जो कि मैंने इसका अभी आपको ऑर्डर बता ही रखा था कि इनका ऑर्डर पूछता है। पहले क्या आता है? जिला परिषद या फिर जिला पंचायत, उसके बीच में आता है पंचायत समिति, और फिर उसके लास्ट में थर्ड एक स्टेज होती है। वो अभी जब जैसे जैसे आती जाएगी उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर पाऊँगा, आप उससे परेशान ना हो। फिर नेक्स्ट आ रहा है जिला परिषद। जिला स्तर में विकासशील योजना बनाती है। तो जिला परिषद जो है विकासशील योजना बनाने का, जिला में विकासशील योजना बनाने का काम किसका होता है? तो वो जिला परिषद का होता है। पंचायत समितियों की मदद से यह सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन का वितरण भी करती है। तो पंचायत समितियों के बीच धन का वितरण कौन करता है? क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो ग्राम पंचायतों के बीच, सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत समितियों की मदद के लिए धन के वितरण का काम किसका होता है? तो वो होता है जिला परिषद का काम होता है। ठीक है, जो कि एक सर्वोच्च निकाय होती है पंचायती राज का। जिला परिषद, फिर से यहाँ से एक बारी देख लीजिए, ये जिला परिषद या जिला स्तर में विकासशील योजनाएं कौन बनाएगा? जिला परिषद बनाएगा। पंचायत समितियों की मदद से ये कौन धन को प्रोवाइड करता है? पंचायत समितियों की मदद से सभी ग्राम पंचायतों में धन के वितरण को भी यही कंट्रोल करता है। कौन? जिला परिषद करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायत समिति की सहायता से सभी ग्राम में राशि का वितरण भी, वो तो अभी मैंने डिस्कस ही किया है। पंचायत समिति की हेल्प से सभी ग्राम पंचायतों में राशि का वितरण यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? पंचायत समिति की हेल्प से जिला परिषद करता है। यह जिला स्तर पर विकासशील योजनाएं भी बनाता है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है लघु उद्योग ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि कौन सा ग्राम पंचायत का, दिए गए कार्यों में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो अनिवार्य कार्य कौन सा नहीं है? लघु उद्योग ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, बलवंत राय मेहता के अनुसार, देखिए कमेटियां कुछ बनाई गई थी, कमेटियों से तो क्वेश्चन आने ही फिक्स हैं। बलवंत राय मेहता के अनुसार पंचायती राज समिति को खंड स्तर पर कार्य करना चाहिए। बलवंत राय मेहता जी जो थे, उन्होंने बोला था कि पंचायती राज जो समितियां हैं उन्हें जो है खंड स्तर पर काम करना चाहिए। और 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया था। इसका ईयर पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था कब की थी? तो 2009 में की थी। ठीक है, एक वेट करिएगा, मैं थोड़ा वाटर ड्रिंक कर लूँ। वेट।